हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूँ एक बार फिर से केमिस्ट्री क्लाउड इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। ठीक है। और जैसा कि आपको पता है, हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर रहे थे और जिसके अंदर हम इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर हमने किया था कि इलेक्ट्रोलाइसिस हम कर चुके हैं। और उसके बाद हमने इसके अंदर किया था फ्राइडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है। फ्राइडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर हमने फ्राइडेज फर्स्ट लॉ किया था और फ्राइडेज सेकेंड लॉ हमने इसके अंदर किया था। फ्राइडेज फर्स्ट लॉ क्या था, इसके अंदर क्या था कि हमारा जो जब सब्सटेंस लिबरेट होता है किसी भी इलेक्ट्रोड के ऊपर, तो कितने आपका जो मास जो डिपॉजिट हो डिपेंड करे कि आप कितनी उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड उसको करवाते हो। ठीक है। सेकंड लॉ क्या था कि जब दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को आप सीरीज में जोड़ देते हो और देन उसके अंदर आप एक सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जब पास करते हो तो कितना मास डिपॉजिट होगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके इक्विवेलेंट मास के ऊपर डिपेंड करते हैं। और साथ में हमने उसके साथ साथ उसके कुछ न्यूमेरिकल भी किए थे। तो आइए आज देखते हैं कंडक्टेंस। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। अब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंडक्टर क्या होता है। व्हाट यू मीन बाय कंडक्टर। ठीक है। कंडक्टर क्या होगा कि कंडक्टर क्या होगा, विच अलाउ करंट टू ट्रांसफर या टू मूव थ्रू इट। कि कंडक्टर क्या होता है कि कंडक्टर वो सब्सटेंस होता है जो करंट को अपने अंदर से मूव करने के लिए अलाउ करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है। लाइक जैसे आपके पास क्या होता है, आपकी कॉपर की वायर होगी। अब कॉपर की वायर के अंदर क्या होता है कि जब भी हम क्या करते हैं, इसको बैटरी के टर्मिनल के साथ जब जोड़ते हैं तो क्या होता है, इसके अंदर से करंट का फ्लो करना मूव करता है। ठीक है। अब बात करते हैं कि कंडक्टर की टाइप कितने होंगे। कंडक्टर के टाइप कितने होंगे, तो दो टाइप हमारे पास कंडक्टर के होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होगा और एक क्या होगा आपका मेटालिक कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर। ठीक है। एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होगा तो दूसरा क्या होगा यहाँ पर, मेटालिक कंडक्टर। अब बात करते हैं मेटालिक कंडक्टर के अंदर। ठीक है। मेटालिक कंडक्टर की अगर बात करते हैं, लाइक जैसे आपके पास वायर होती हैं, तो मेटालिक कंडक्टर के अंदर जब करंट जो फ्लो करता है वो किसके कारण फ्लो करता है। ठीक है। तो रीजन क्या होगा वहां पर कि करंट फ्लो ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। जनरली हम पढ़ते भी हैं कि मेटल जनरली क्या होती है, आपकी कंडक्टर होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक। ग्रेफाइट कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। तो इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण हमारे मेटालिक कंडक्टर क्या करते हैं, एज ए कंडक्टर बिहेव करते हैं, उसके अंदर से करंट फ्लो होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर क्या होते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइटिक क्या होगा, देखो करंट को मूव करने के लिए क्या होगी, या तो इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है या फिर वहां पर क्या होंगे, आपके फ्री आयन होने चाहिए। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के अंदर क्या होगा, करंट फ्लो ड्यू टू आयंस। ठीक है। यहां पर करंट किसके कारण मूव करेगा, आयन की प्रेजेंस के कारण करंट यहां पर मूव करता है। सेकंड हम बात करते हैं, तो मेटालिक कंडक्टर के अंदर से जब भी करंट फ्लो होता है तो कभी भी उसके अंदर कोई केमिकल चेंज नहीं आता। ऐसा हम कभी नहीं देखते कि जब आपकी बिजली वाली तार के अंदर से जब करंट मूव करता है कोई नया सब्सटेंस वहां पर बन जाए। तो मोबाइल हमने चार्ज लगा दिया, मोबाइल चार्ज हमने रात को लगाया, सुबह को छोरी बन गया, ऐसा कोई इसके अंदर चेंज नहीं आता। तो मेटालिक कंडक्टर के अंदर नो केमिकल चेंज, यहां पर केमिकल चेंज नहीं होता, बट यहां पर क्या होता है, आपके केमिकल चेंज होता है। ठीक है। कैसे, लाइक जैसे आपके पास NaCl होता है, हम NaCl को पानी के अंदर डालते हैं तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ से Na पॉजिटिव मिलेगा, साथ में Cl नेगेटिव मिलता है। ठीक। अब इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे, Na पॉजिटिव मूव करेगा किसकी तरफ, कैथोड की तरफ मूव करता है, Cl नेगेटिव किसकी तरफ मूव करेगा, एनोड की तरफ मूव करता है। अब देखो जब कैथोड पर सोडियम जाएगा तो क्या करेगा, ये Na पॉजिटिव अपना एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और चेंज किस में होता है, ये सोडियम मेटल के रूप में इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। ऐसे ही क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, चेंज किस में होता है, ये क्लोरीन के अंदर। ठीक है। बट एटॉमिक क्लोरीन पे एग्जिस्ट करेगा नहीं, तो दो क्लोरीन मिलकर किस में चेंज हो जाएगा भाई आपका, ये क्लोरीन गैस के अंदर। तो देखो जब आपने इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया
ठीक। तो NaCl के एक्वस सॉल्यूशन के अंदर से जब करंट पास किया तो क्या हुआ, NaCl में से सोडियम आपका कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है और क्लोरीन गैस भी क्या हो जाती है आपकी एनोड के ऊपर वहां पर लिबरेट होना शुरू हो जाती है। तो इसके अंदर क्या हुआ आपका कि जब भी हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की बात करेंगे तो उसके अंदर क्या होगा आपका केमिकल चेंज आएगा, बट मेटालिक कंडक्टर के केस में किसी तरह कोई केमिकल चेंज नहीं आता। उसके बाद बात करते हैं इसके अंदर रेजिस्टेंस की, तो थर्ड पॉइंट हम यहां पर लिख लेते हैं ऊपर, ठीक। रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस की जब बात करते हैं मेटल के अंदर तो यहां पर क्या होगा, रेजिस्टेंस ड्यू टू कर्नल पार्टिकल। अब कर्नल पार्टिकल क्या होते हैं, लेट मान लो कि आपके पास ये क्या है, मेटल है और ये मेटल के छोटे छोटे आपके एटम। अब मेटल के अंदर क्या होगा कि लाइक यहां पर आपका पॉजिटिव टर्मिनल होगा तो इसका क्या है, नेगेटिव टर्मिनल। अब मेटल का एटम क्या करेगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के बाद जो आपके पास M पॉजिटिव आयन जो बच जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, कर्नल पार्टिकल यहां पर बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के बाद जो आपके पास M पॉजिटिव बचेगा उसको हम क्या बोलेंगे, इसका M पॉजिटिव बोलेंगे, इसका कर्नल पार्टिकल। तो कर्नल पार्टिकल जो होते हैं इनके कारण, क्योंकि देखो जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो रास्ते में कौन आएगा, इसके कर्नल पार्टिकल रास्ते में आ जाएगा, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और अगर इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम होगी तो क्या होगा, उसके अंदर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन को अपोज करना है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को जब अपोज करना शुरू कर देते हैं हम क्या बोलते हैं इसको, कि यहाँ पर रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो कर्नल पार्टिकल के कारण मेटालिक कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस किसके कारण होगा, यहां पर रेजिस्टेंस सॉलिड सॉलिड इंटरेक्शन के कारण भी हो सकता है, ठीक है। सॉलिड सॉलिड इंटरेक्शन कैसे, जैसे कि हमने NaCl डाला था तो NaCl के अंदर क्या था, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, दोनों के ऊपर क्या है, अपोजिट चार्ज है। अब अपोजिट चार्ज है तो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, और जब अट्रैक्शन यहां पर होगा तो कहीं ना कहीं इनकी मोशन के अंदर इफेक्ट तो पड़ता है। और क्या हो सकता है यहां पर, सॉलिड सॉल्वेंट इंटरेक्शन, ठीक है। सॉलिड सॉल्वेंट इंटरेक्शन कैसे कि लेट जैसे कि आपने पानी के अंदर NaCl डाल दिया, ठीक है, ये वाला हम साफ कर लेते हैं नीचे वाला। तो NaCl किसमें डिकम्पोज होगा आपका, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर। तो Na पॉजिटिव इसको सराउंड कौन करेगा, वाटर पार्टिकल, बट वाटर पार्टिकल कौन सा टर्मिनल, इसका अपोजिट चार्ज वाला, दैट। तो यहां पर क्या होगा आपका ऑक्सीजन, इसको सराउंड कर लेता है, ठीक है, इस तरह से। और जब क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन के केस में क्या होगा, हाइड्रोजन, क्योंकि इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर चार्ज डेल्टा नेगेटिव, यहां पर डेल्टा पॉजिटिव, ठीक, इस तरह से। तो सॉल्वेंट के जो पार्टिकल जो थे वो काफी स्ट्रांगली सराउंड कर लेते हैं आपके Cl नेगेटिव आयन को, जिसके कारण क्लोरीन का साइज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब क्लोरीन का साइज इंक्रीज हो गया तो क्या हुआ, इसके अंदर भी क्या हो गया, इंटरेक्शन ज्यादा होने के कारण इसकी मोबिलिटी पावर भी कम हो गई। यहाँ पर सोडियम की मोबिलिटी पावर भी क्या हो गई, कम हो गई, तो जिसके कारण यह इजीली मूव नहीं कर पाएंगे। अब मूव नहीं करेंगे तो क्या होगा, करंट काफी कम यहाँ से फ्लो कर सकता है, इसलिए रेजिस्टेंस यहाँ पर बन जाता है। और क्या होगा, थर्ड जो आपका टाइप होगा यहाँ पर सोलवेंट सोलवेंट इंटरेक्शन, सोलवेंट इंटरेक्शन, ठीक है। सोलवेंट सोलवेंट इंटरेक्शन कैसे कि देखो जो सोलवेंट होता है वो ये कंपलसरी नहीं होता कि उनकी विस्कोसिटी सेम ही होगी, ठीक है। कुछ सोलवेंट ऐसे होते हैं जो कि कम गाढ़े होते हैं, ठीक, कुछ सोलवेंट ऐसे होते हैं जो ज्यादा गाढ़े होते हैं। लाइक जैसे आपके पास एक शहद हो गया, पानी हो गया, ठीक है, तो शहद ज्यादा गाढ़ा होता है, दैट मींस कि उसके जो आपके सोलवेंट पार्टिकल उनके अंदर अट्रैक्शन ज्यादा है। अब ज्यादा गाढ़ा है तो क्या हो गया, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा हो तो आयन मूव नहीं करेंगे, आयन मूव नहीं करेंगे तो कंडक्टेंस कम होगी। इसलिए सोलवेंट सोलवेंट इंटरेक्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कंडक्टेंस ज्यादा होगी या कम होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस तीन कारण हो सकते हैं, सॉलिड सॉलिड इंटरेक्शन भी हो सकता है उसके अंदर, सॉलिड सॉल्वेंट इंटरेक्शन भी हो सकता है, और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन भी वहां पर हो सकता है, ठीक है। तो उसके बाद बात करेंगे, ठीक,
अब नेक्स्ट जो करते हैं कि टेम्परेचर का रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर हम मेटालिक कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो उसके रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, या फिर कंडक्टिविटी के ऊपर इफेक्ट क्या पड़ता है। तो बात करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर की। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर के अंदर अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, मोबिलिटी ऑफ आयन क्या होगी, इंक्रीज होगी। दैट मींस कि टेम्परेचर इंक्रीज किया, मोबिलिटी ऑफ आयन इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयन अगर इंक्रीज होगी दैट मींस कि कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। कंडक्टिविटी भी क्या होगी वहां पर, इंक्रीज। बट इन केस ऑफ मेटालिक कंडक्टर यहां पर क्या होगा कि अभी हमने देखा था कि जो मेटल जो होते हैं ना उसके अंदर क्या होंगे, कर्नल पार्टिकल होंगे। ये इसके कर्नल पार्टिकल, और इस कर्नल पार्टिकल के बीच में क्या होंगे, यहां पर इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होंगे। जैसे हमने इसका टेम्परेचर रेज किया तो जो कर्नल पार्टिकल जो होंगे इनके अंदर अप डाउन वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और जब अप और डाउन वाइब्रेशन इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रॉन इजीली मूव नहीं कर पाता, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इजीली मूव नहीं कर पाता। दैट मींस कि क्या हो जाता है, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया तो रेजिस्टेंस ड्यू टू कर्नल पार्टिकल इंक्रीज हो गया। और जब कर्नल पार्टिकल से रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया तो कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। तो बात करते हैं अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं इन केस ऑफ मेटालिक कंडक्टर तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। बट इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, ठीक है। दोनों एक दूसरे के होंगे, अपोजिट होंगे। तो ये था हमारे कंडक्टर के बारे में बातें, ठीक है, कि कंडक्टर क्या होते हैं। उसके बाद आते हैं कुछ एक सिंपल सी टर्म इसके अंदर आती है जिसके बारे में पहले से जानते हो। लाइक से आपके पास होती है कंडक्टेंस, ठीक। एक होती है आपके पास कंडक्टेंस और दूसरी क्या होती है इसकी, रेजिस्टेंस, ठीक। तो सबसे पहले बात करते हैं कंडक्टेंस क्या होती है। अब कंडक्टेंस क्या होती है कि जैसे कंडक्टर होते हैं उसके अंदर से करंट को मूव करने के लिए या फिर अलाउ करता है वो, तो वो उस कंडक्टर की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। और उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं उसकी, कि उसके अंदर क्या है, कंडक्टेंस। तो इसको हम क्या लिखेंगे कि इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर which allow to move current, ठीक है। ये तो मैटर की वो प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण करंट उसके अंदर से मूव करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस। बट जो कंडक्टेंस जो होती है, कंडक्टेंस जो होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस की, ठीक है। जो क्या होती है, अगर कंडक्टेंस अलाउ करती है करंट को मूव करने के लिए तो रेजिस्टेंस क्या करेगी, उसको अपोज करेगा, ठीक है। तो इसलिए कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ तो कंडक्टेंस डिक्रीज हो गया, रेजिस्टेंस डिक्रीज हुआ तो कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाता है। तो इसलिए दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से अपोजिट होंगे। कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं C के साथ और रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे हम R के साथ। देन क्या लिखोगे आप, C is equal to 1/R। अब जो रेजिस्टेंस जो है ना, ये रेजिस्टेंस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस जो होता है वो डिपेंड करता है इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर। ये वायर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर वायर की लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। और रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर क्या होगा, ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। अगर इन दोनों को ओवरऑल हम सम अप कर लेते हैं तो क्या होगा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L/A। बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का तो साइन हमें यहां से हटाना पड़ेगा, तो R किसके बराबर होगा, R इज इक्वल टू रो इनटू में L/A, ठीक है। जहां पर रो क्या है, रो तो ना एक कांस्टेंट होता है यहाँ पर, और जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो वहां पर एक कांस्टेंट हमें लगाना पड़ता है, और ये कांस्टेंट किसको, इसको बोलेंगे रेजिस्टिविटी। क्या हुआ ये आपका, रेजिस्टिविटी। अब अगर रेजिस्टिविटी को डिफाइन करते हैं
तो रेजिस्टिविटी को डिफाइन करने के लिए हमें इसके अंदर कुछ पुटअप करना पड़ेगा। लाइक जैसे कि अगर लेंथ ऑफ कंडक्टर कितना हो 1 सेंटीमीटर हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो अगर ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो किसके बराबर होगा, R इज इक्वल टू रो इंटू में 1/1। इसका मतलब कि R इज इक्वल टू क्या हो गया, रो। मतलब कि रेजिस्टिविटी भी क्या है, एक रेजिस्टेंस ही होता है। रेजिस्टिविटी क्या है, ये भी एक रेजिस्टेंस ही होता है, बट किसका रेजिस्टेंस होगा, ये तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस होगा जिसका लेंथ कितना है 1 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है इसका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी क्या है कि रेजिस्टिविटी इज आल्सो ए रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर whose length is 1 centimeter and area of cross section is 1 centimeter square is known as a resistivity। क्लियर है ना? ठीक है, तो रेजिस्टिविटी यहां से हो गया। अब देखो कंडक्टेंस रिवर्स है किसका, रेजिस्टेंस का। इसी तरह से रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या होगा, कंडक्टिविटी भी होगा। क्लियर है ना? तो रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या होगा, कंडक्टिविटी। तो नेक्स्ट हम करते हैं कंडक्टिविटी क्या होता है। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं के से। के मींस कापा, इसको बोलते हैं कापा। ठीक, तो देखो पिछले रिलेशन में एक बार निकाल लेते हैं। R इज इक्वल टू रो इंटू में L/A हमने लिख लिया। ठीक, बट बात किसकी करते हैं हम, रेजिस्टिविटी की, कंडक्टिविटी की। तो कंडक्टिविटी कापा इज इक्वल टू 1/रो। ये तो क्या होगा, इसका रेजिस्टिविटी का रिवर्स होगा। रो की वैल्यू यहां से निकालो। अगर हम यहां से रो की वैल्यू निकालते हैं, रेजिस्टिविटी की वैल्यू निकालते हैं, तो रो इज इक्वल टू R इंटू में A डिवाइड बाई L। यही वैल्यू हम यहां पर पुट करेंगे तो क्या आएगा, अगर वैल्यू पुट करते किसका बराबर आएगा, L ऊपर चला जाता है, R इंटू A आपका क्या होगा, नीचे आ जाएगा। तो रेजिस्टिविटी K इज इक्वल टू 1/R इंटू में L/A। तो 1/R किसके बराबर था, 1/R बराबर था आपका कंडक्टेंस के। तो कापा इज इक्वल टू 1/R, इसको हम कंडक्टेंस C पुट करेंगे। ठीक है, L/A दैट मींस की लेंथ बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब लेंथ ऑफ कंडक्टर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमेशा क्या रहता है, इसका कांस्टेंट रहता है। जब भी हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस भी करेंगे तो ना तो लेंथ ऑफ कंडक्टर इंक्रीज होता है और ना ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज होता है। इसलिए L/A का जो रेशियो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेल कांस्टेंट। इसको हम क्या बोलेंगे, सेल कांस्टेंट। तो L/A की वैल्यू को हम क्या पुट करेंगे यहां पर, सेल कांस्टेंट, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं G स्टार से। ठीक है, कंडक्टिविटी को भी हम G से रिप्रेजेंट कर लेंगे और सेल कांस्टेंट को हम किसके साथ रिप्रेजेंट करेंगे, G स्टार से। तो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू G स्टार। बट अगर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन पूछे तो क्या होगा, अगर लेंथ ऑफ कंडक्टर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर ये वैल्यू हम यहां पर पुट करते हैं तो कापा इज इक्वल टू कंडक्टेंस C। कापा इज इक्वल टू कंडक्टेंस C। दैट मींस कि कंडक्टिविटी भी क्या है, कंडक्टेंस है। कंडक्टिविटी एक कंडक्टेंस है, बट किसकी कंडक्टेंस है, ये तो उस कंडक्टर की कंडक्टेंस है जिसका लेंथ 1 सेंटीमीटर हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो, इसका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। ठीक है, क्या है, कंडक्टिविटी इज आल्सो ए कंडक्टेंस दैट कंडक्टर whose length is 1 centimeter and area of cross section is 1 centimeter square is known as a conductivity। ठीक है ना? तो ये हो गया आपका, और ये जो रिलेशन है ना आपकी, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू में सेल कांस्टेंट। ये काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप याद करोगे। ठीक, काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, याद करेंगे। आगे न्यूमेरिकल आएगा इसका, तो न्यूमेरिकल के केस में ये जो फार्मूला आता है आपका काफी हेल्पफुल आपके लिए होता है। तो कितना हमने किया, देखो यहां से सबसे पहले हमने क्या निकाला, कंडक्टेंस निकाला, G इज इक्वल टू 1/R। ठीक है ना? उसके बाद हमने किसकी वैल्यू निकाली, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी R इज इक्वल टू रो आ गया था। ठीक है ना? और देन उसके बाद क्या निकाला अपने, कंडक्टिविटी कापा। कापा इज इक्वल टू कंडक्टेंस। ठीक है, तो इतना ये हम कर चुके, जो कि बेसिक सी टर्म थी आपके लिए। क्लियर है यहां तक का? तो जो कंडक्टिविटी होती है, क्या कंडक्टिविटी एक ही रहेगी,
कि मान लो कि आपके पास क्या होंगे, 2 बीकर है, ठीक है। एक बीकर आपके पास जिसके अंदर कितना है, केवल 10 ml वाटर है, और दूसरा बीकर जिसके अंदर आपने कितना वाटर डाल दिया, 500 ml आपने इसके अंदर वाटर डाल लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर कितना डाल दिया आपने, 500 ml पानी डाल दिया, और यहाँ पर कितना 10 ml पानी हम डाल देते हैं, ठीक है। और आपने क्या कि सेम अमाउंट ऑफ NaCl यहाँ पर ऐड करते हो। लेट आपने 40 ग्राम NaCl यहाँ पर ऐड कर दिया, और 40 ग्राम NaCl आपने इसके अंदर ऐड कर दिया, तो क्या होगा कि क्या, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि दोनों के केस के अंदर कंडक्टिविटी का ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या दोनों की कंडक्टिविटी सेम रहेगी, क्योंकि हमने इलेक्ट्रोलाइट की अमाउंट तो सेम ही डाली थी। बट है क्या कि जब 40 ग्राम नमक को हम 10 ml पानी के अंदर डालते हैं, तो इस केस के अंदर जो कंडक्टिविटी होती है वो क्या होती है, कम होती है, और यहाँ पर कंडक्टिविटी क्या होती है इसके अंदर, ज्यादा। बट साल्ट तो क्या था, दोनों के अंदर सेम था। ऐसा क्या हुआ, अब होता क्या है, क्योंकि यहां पर आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, ठीक है, आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, जिसके कारण रेजिस्टेंस बढ़ गई, तो कंडक्टिविटी क्या होगी इसकी, कम हो गई। तो इसी टर्म को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करने के लिए हमें यहाँ पर 2 टर्म और पढ़नी पड़ेगी कि कंडक्टिविटी जो होती है ना, वो 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी, एक तो क्या आपकी मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी रिप्रेजेंट करेंगे इसको लैम्डा m से। अब मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, कंडक्टिविटी ड्यू टू आयन दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। ऐसी कंडक्टिविटी जिसको जो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के कारण जो प्रोड्यूस होती है उसको हम क्या बोलेंगे, मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी रिप्रेजेंट किससे किया आपने, लैम्डा m से। तो लैम्डा m इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, जो सिंपल कंडक्टिविटी जो थी, इनटू में इसका वॉल्यूम v, वॉल्यूम v। अब देखो, अगर बात हम 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की करते हैं ना, तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, मोलैरिटी से। इसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको मोलैरिटी से। और मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml करते हैं तो ऊपर क्या लिखना पड़ेगा आपको, 1000 यहां पर हम कर देंगे। तो नंबर ऑफ मोल कितना है आपके पास, गिवन देखो स्टेटमेंट के अंदर ही गिवन था 1 मोल, तो नंबर ऑफ मोल की वैल्यू क्या होगी, 1। मोलैरिटी m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल 1 इनटू में 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम v। तो यहां से v की वैल्यू निकालेंगे, v इज इक्वल टू 1000 डिवाइड बाय m। इस v की वैल्यू हम यहां पर पुट करेंगे, तो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इनटू में 1000 डिवाइड बाय मोलैरिटी, ठीक। तो यहां से हमें निकालनी होगी मोलर कंडक्टिविटी। इस फॉर्मूले का हम यहां पर यूज करेंगे, ठीक है। फर्स्ट फॉर्मूला क्या था आपका, पहला फॉर्मूला जो हमने यहां से किया था वो क्या था कि कंडक्टिविटी K इज इक्वल टू किसके बराबर है, कंडक्टेंस इनटू में सेल कांस्टेंट, ठीक है। सेकंड फॉर्मूला हमने किसके लिए निकाल दिया, मोलर कंडक्टिविटी के लिए। मोलर कंडक्टिविटी किसके बराबर होगी, कंडक्टिविटी इनटू 1000 डिवाइड बाय मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहां से हमें क्या निकालना है, इसका मोलर कंडक्टिविटी। उसके बाद निकालते हैं इसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी रिप्रेजेंट करेंगे लैम्डा E से, ठीक है ना। अब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होगी, कंडक्टिविटी ड्यू टू 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। 1 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट के कारण, 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट के कारण जो कंडक्टिविटी जो होती है उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। सेम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इनटू में वॉल्यूम ऑफ दैट सॉल्यूशन। अब V की वैल्यू क्या रहेगी,
अब देखो ग्राम इक्विवेलेंट हमने यहाँ पर यूज किया है। अब ग्राम इक्विवेलेंट से क्या निकाल सकते थे हम? सोल्यूशन वाले यूनिट के अंदर हमने पढ़ा था, वहां से हम निकाल सकते थे नॉर्मेलिटी। तो इसको नॉर्मेलिटी के साथ जोड़ो, ठीक है। नॉर्मेलिटी रिप्रेजेंट करेंगे n के साथ, इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, और इसको 1000 से मल्टीप्लाई करवा लेंगे, ठीक है ना। बट ग्राम इक्विवेलेंट कितना दिया है? 1 ग्राम। तो ग्राम इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब v की वैल्यू क्या आ गई? v की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे 1000 डिवाइड बाय नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। v की वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो किसके बराबर हुआ? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इनटू 1000 डिवाइड बाय नॉर्मेलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। तो यहां से क्या आ गया आपकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की फॉर्मूला आप यहां से निकाल सकते हो। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या हो गया आपका? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इनटू 1000 डिवाइड बाय नॉर्मेलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूले जो हमने यहां से ड्राइव किए हैं, इन्हीं 3 फॉर्मूले के बेस के ऊपर आप क्या कर सकते हो? यहां से इसके काफी सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं, आप उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल मेरे पास हैं जो कि पिछले काफी सारे पेपर के अंदर वो आए हुए हैं। तो देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है इसके अंदर देता है ये द कंडक्टेंस of 0.05 normal solution of an electrolyte in a conductivity cell in 0.01 per ohm at 298 Kelvin temperature. If cell constant is 1.5 per centimeter, then calculate conductivity. Then K की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो हमने पीछे किया था कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू में सेल कांस्टेंट, ये फॉर्मूला हमने ऐसे निकाल लिया था, ठीक है। कंडक्टेंस कितना दिया है? 0.01 इनटू सेल कांस्टेंट की वैल्यू भी गिवन में है, कितना है? 1.5, ठीक है। तो यहां से अगर इसका निकालते हैं तो कितना आ जाता है? ये आ जाता है इसका 1.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -9, ठीक है। ये क्या है? इसकी कंडक्टिविटी यहां से आ जाती है। सेकंड, अगर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं तो क्या इसके अंदर द कंडक्टिविटी ऑफ ए 0.12 normal solution of an electrolyte is 2.4 into 10 raised to power -2 Simon per centimeter. Calculate equivalent conductivity, ठीक है। उसके लिए equivalent conductivity क्या होगा? तो फॉर्मूला डायरेक्ट पुट करोगे, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टिविटी 1000 डिवाइड बाय नॉर्मेलिटी। अब देखो कंडक्टिविटी की वैल्यू दे रखी है पहले से, कितना है ये? 2.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2 डिवाइड बाय नॉर्मेलिटी कितना है? 0.12 इंटू 1000, ठीक है ना। तो जब इसकी कैलकुलेशन हम करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 200, ठीक है। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कितनी आ गई इसकी? 200 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट, जो कि हम इसके लिए यहाँ पर यूनिट यूज करेंगे, ठीक है। तो ये थे कुछ एक बेसिक सी टर्म्स
जो आपके कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी से रिलेटेड था, और जिसके बेस के ऊपर काफी सारे न्यूमेरिकल हमने यहाँ पर किए हैं, और भी काफी सारे न्यूमेरिकल आप अलग अलग बुक से देख सकते हो, ठीक है, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही होगा। कल हम करेंगे कि इसकी वेरिएशन क्या होगी, जो मोलर कंडक्टिविटी होती है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती है, ये किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। अगर हम यहाँ से डाइल्यूशन करते हैं या फिर इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो इनकी कंडक्टिविटी के ऊपर इफेक्ट क्या पड़ता है।